हाय, दिस इज़ साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं रिएक्ट बेसिक टू एडवांस सीरीज। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो है वो रिएक्ट जेएस का फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज रिएक्ट। रिएक्ट जो है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। यूजर इंटरफेस से मुराद ये है कि आपके सामने जो यूजर के सामने किसी भी एप्लीकेशन का व्यू आता है, जो उसको चीज नजर आ रही होती है, उसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। तो रिएक्ट के साथ हम लोग यूजर इंटरफेसेस बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग टेक्निकली बात करें तो इट्स अ व्यू ओनली ऑफ एमवीसी, यानी कि इट्स अ व्यू ओनली लाइब्रेरी। ये सिर्फ आपको मॉडल व्यू, एमवीसी बोलते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये आपका जो है ना सिर्फ व्यू प्रोवाइड करती है आपको, ठीक है। सो रिएक्ट की जो भी लाइब्रेरी के साथ हम लोग कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं, जो भी चीज़ें बनाते हैं, वो हम लोग फ्रंट एंड के ऊपर, यानी कि यूजर इंटरफेस के ऊपर बनाने के लिए यूज करते हैं रिएक्ट को। सो रिएक्ट हैज बीन डिजाइंड फ्रॉम द स्टार्ट फॉर ग्रेजुअल अडॉप्शन। इसका मतलब ये है कि ऐसे नहीं है कि रिएक्ट ने आकर रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपकी पूरी एप्लीकेशन रिएक्ट में है तो फिर आप रिएक्ट यूज कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर रिएक्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। इवन यू हैव एप्लीकेशन विद एंगुलर और फ्लटर, तो आप उसके साथ भी रिएक्ट यूज कर सकते हैं। और जितना आपका दिल करे आप उतनी यूज कर सकते हैं। लाइक आपको लगता है कि यार सिर्फ पूरे मॉड्यूल के अंदर, इस पूरी एप्लीकेशन के अंदर एक छोटा सा मॉड्यूल है, उसके अंदर अगर मैं रिएक्ट यूज कर लूँ तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगी, तो आप सिर्फ उस मॉड्यूल के अंदर रिएक्ट इंट्रोड्यूस करवा दें और वहां पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप पूरी एप्लीकेशन रिएक्ट के अंदर बनाओ। ऐसे भी हो सकता है कि हमारी पूरी एप्लीकेशन ही रिएक्ट के अंदर बन रही हो, जैसे हम लोग आज बनाना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों तरीके से आप रिएक्ट को लेके चल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्रेजुअल अडॉप्शन, यानी कि जितनी आपको चाहिए आप उतना उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज यू कैन ऐड रिएक्ट टू एन एचटीएमएल पेज इन 1 मिनट, यानी कि किसी भी एचटीएमएल पेज के अंदर आप जो है वो रिएक्ट ऐड कर सकते हैं विया सीडीएन। सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को बोलते हैं, यानी कि एक लिंक आपको दिया जाता है, वो लिंक आप अपनी एचटीएमएल में ऐड कर लें तो आप रिएक्ट यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स प्रीटी सिंपल, प्रीटी इजी। ओके, रिएक्ट के प्री रेक्विजिट्स की बात कर लेते हैं कि रिएक्ट से पहले पहले जो है वो आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या प्री रेक्विजिट्स हैं इसके। तो रिएक्ट प्री रिक्विजिट्स की बात की जाए तो द रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन एज्यूम सम फेमिलियरिटी विद प्रोग्रामिंग इन द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, कि आपको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के साथ फेमिलियरिटी। दैट्स वाई कि हम लोगों ने इस कोर्स के स्टार्ट में जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है वो कवर किया है, इसी वजह से किया है कि हम लोग जो है वो जावास्क्रिप्ट के साथ फेमिलियर हो जाएं, ठीक है। क्यों, उसकी रीजन ये है कि अगर हम लोग डायरेक्ट रिएक्ट सीखना शुरू कर दें और जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट हम लोग मिस कर दें, तो जैसे ही आप लोग रिएक्ट स्टार्ट करेंगे तो यू विल फील कि हम लोगों ने जितनी चीजें जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ी हैं वो सारी की सारी यूटिलाइज हो रही हैं, ठीक है। मैप यूटिलाइज करेंगे, डिस्ट्रक्चरिंग यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। सेकंड डे ऑनवर्ड ही सारी चीजें यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर हम लोगों ने वो चीजें पढ़ी ही नहीं है, हम लोगों ने वो चीज़ें यूटिलाइज नहीं की हुई, तो रिएक्ट के अंदर जैसी वो चीज़ें आएंगी हम परेशान हो जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि वो चीज़ें भी सीखने की कोशिश करेंगे और साथ में रिएक्ट की अपनी चीज़ें भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो होगा क्या कि मिक्सअप हो जाएगा और चीज़ें समझ नहीं आएंगी और जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन बन जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ सीखना हार्ड है। तो दैट्स वाई रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको रिकमेंड करती है। डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने लिख दिया कि आपकी जो फेमिलियरिटी है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के साथ वो होनी चाहिए ऑलरेडी, और वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली हुई है। अच्छा, ये नीचे थर्ड ये एक लिंक दिया हुआ है। ये मोजिला डेवलपर्स वाले इसको मेंटेन करते हैं, यहाँ पे आप चले जाएं तो लेट्स से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन है, ये लेफ्ट साइड पे पूरा मेन्यू है, ठीक है। और इसके आप यहाँ पे आके, जैसे ये कंप्लीट बिगिनर्स की गाइड है, यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट बेसिक्स पे चला जाता हूँ, तो ये मुझे बेसिक वाली सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें रीड कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले आप ज़रूर, जब जब आपको टाइम मिले आप यहाँ पे आएँ और इसको जावास्क्रिप्ट को यहाँ से डिटेल से रिव्यू करते रहें, रिपीट करते रहें, आपको यहाँ पे नई नई चीज़ें मिलेंगी। इवन के यू कैन सी रिएक्ट एम्बर व्यू हेयर, ठीक है। तो इस लिंक को आपने साथ साथ स्टडी करते रहना जब जब आपको टाइम मिले। ओके जी, अब बात करते हैं डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करने की। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड। हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो भी इसी के ऊपर लिख रहे थे। एनीवे इफ यू डोंट हैव येट, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें इस वेबसाइट के ऊपर जाएं जो कि विजुअल स्टूडियो कोड की ऑफिशियल वेबसाइट है, code.visualstudio.com, और वहां से जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। एक्सटेंशन भी हम लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, बट इफ यू हैव नॉट येट तो आप ब्रैकेट पेयर कलराइजर इंस्टॉल कर लें, ये वाली ES7 रिएक्ट वाली कर लें और प्रीटियर कर लें।
ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया कि हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड और उसके अंदर एक्सटेंशन हैं। सेकंड स्टेप इसके, आप लोग गूगल क्रोम ब्राउजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, जावास्क्रिप्ट के लिए भी वो यूज़ कर रहे हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप गूगल क्रोम डाउनलोड कर लें, ठीक है। और गूगल क्रोम के अंदर आपने रिएक्ट डेवलपर टूल्स की एक्सटेंशन जरूर इंस्टॉल कर लेनी है। वो कैसे करनी है, यहाँ पे जाएंगे आप, सेटिंग्स में चले जाएं, सॉरी मोर टूल्स के अंदर ये एक्सटेंशन, यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करें तो ये है ओपन क्रोम वेब स्टोर, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना। तो ये वेब स्टोर है, यहाँ पे जितनी भी एक्सटेंशंस होती हैं गूगल क्रोम की वो सारी अवेलेबल है। हम लोगों को इसमें से चाहिए रिएक्ट, विच वन, ये है रिएक्ट डेवलपर, ये एक्सटेंशन का नाम है रिएक्ट डेवलपर्स, रिएक्ट डेवलपर टूल्स। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी तो यहाँ पे इंस्टॉल करने का बटन आ रहा होगा, ठीक है। ये मेरे पास ऑलरेडी एडिड है, तो आप वो उसके ऊपर इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा या ऐड का बटन आ रहा होगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो 2-3 स्टेप्स में ये आपके ब्राउजर में इंस्टॉल हो जाएगी। तो जैसे ही आपके ब्राउजर में इंस्टॉल होगी तो इस तरह का ये आइकन ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है। अभी ये हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग अपनी रिएक्ट की ऐप स्टार्ट करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा। और ये हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो हम लोग अभी थोड़ी देर में देख लेंगे, जैसे रिएक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम लोग अपनी प्रोप्स और स्टेट दे सकते हैं, तो वो अभी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं फिर समझते हैं थोड़ा सा कैसे काम करता है। अच्छा, उसके अलावा थर्ड स्टेप पे हमारे पास नोड डॉट जेएस इंस्टॉल होनी चाहिए सिस्टम में, वो नहीं है तो आप इस नीचे दिए हुए लिंक पे चले जाएं और लेटेस्ट नोड जो है वो इंस्टॉल कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, विंडोज़ के लिए या मैक के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैक है तो मैं मैक पे चला जाता हूँ। तो ये जो आपके पास एक एलटीएस वर्जन होता है और एक करंट वर्जन होता है लेटेस्ट फीचर्स के साथ, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो ये मेरे पास नोड वी वर्जन 12.19 है, लेकिन अगर मैं करंट वर्जन पे आ जाऊँ तो ये 15 वर्जन चल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि करंट वर्जन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आप बाय डिफॉल्ट एलटीएस वाला टैब होता है, आप करंट पे जाएं और यहाँ पे एलटीएस सही नहीं रहता सर? एलटीएस ठीक नहीं रहता? एलटीएस ठीक रहता है, लेकिन फॉर नाउ जो करंट के अंदर 12 प्लस के अंदर फीचर्स आए हुए हैं ना वो काफ़ी बेहतर है, वो हम लोगों ने यूटिलाइज किया। ठीक। अदरवाइज एलटीएस, यू आर राइट, एलटीएस बेटर रहता है क्योंकि ये टेस्टेड फीचर होता है और इसके अंदर जो नए फीचर्स आ रहे होते हैं ये भी समहाउ टेस्टेड होते हैं, लेकिन अभी इतने मेच्योर नहीं, ठीक है। तो फॉर नाउ आप लोगों ने करंट इंस्टॉल कर लेना, लेकिन वैसे जब आप आए उसके बाद, यानी कि 1-2 महीने गुजर जाएंगे, कुछ नए फीचर्स आएंगे वो हम लोग यूज़ करेंगे, उसके बाद जब आप आएंगे तो आपने एलटीएस वाले वर्जन ही यूज़ करने हैं। उसके बाद फॉर विंडोज़ यूज़र स्पेशली हमें गिट चाहिए, मैक यूज़र्स के लिए भी चाहिए। तो गिट पे चले जाएं और ये डाउनलोड, यहाँ से, ये मैक है तो ऑटोमेटिकली इसने मैक पिक कर लिया, विंडोज़ होगा तो ऑटोमेटिकली विंडोज़ पिक कर लेगा। आप ये क्लिक करके डाउनलोड कर लें और इसको इंस्टॉल कर लें। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? नो। ओके। अच्छा, हमारे पास ये तकरीबन सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी सेटअप हैं, हमारे पास भी होंगी, आप लोगों के पास ये तीनों चीज़ें ऊपर वाली तो होंगी नहीं, बल्कि फर्स्ट वाली होगी एंड थर्ड वाली ज़रूर होगी, ये सेकंड एंड फोर्थ वाली आप लोग कर लीजिएगा सर। उसके बाद आ जाते हैं जी, एक स्टेप पीछे आते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली नोड जो है वो नोड डॉट जेएस इसलिए डाउनलोड करके इंस्टॉल किया ताकि हम लोग उसका पैकेज मैनेजर यूज़ कर सकें, विच इज़ एनपीएम और एनपीएक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ये हैं जी पैकेज मैनेजर। हमारे पास पैकेज मैनेजर क्या करते हैं, पैकेज मैनेजर आपको हेल्प आउट करते हैं क्विकली पैकेज यूज करने के लिए। पैकेज का मतलब है कोई लाइब्रेरी, किसी ने भी कोई लाइब्रेरी लिख के उसका पैकेज बना के रखा हुआ है तो आपको जो पैकेज मैनेजर है वो हेल्प आउट करता है कि आप क्विकली उसको अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर सको। फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर्मिक यूज करनी है, फॉर्मिक की लाइब्रेरी फॉर्म्स के लिए, या आपने जेक्वेरी की लाइब्रेरी यूज करनी है। तो वैसे क्या होता है कि आप जेक्वेरी लाइब्रेरी पे जाते हो, जेक्वेरी की वेबसाइट पे, वहां पे जाके वो फाइल डाउनलोड करते हो अपने सिस्टम में, डाउनलोड करके फिर आप अपने प्रोजेक्ट में लेके आते हो, प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में, और फिर अपने कोड में ऐड करते हो, ठीक है। लेकिन जब हम पैकेज मैनेजर यूज कर रहे होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, जैसे हम लोग अभी यूज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक कमांड रन करते हैं और वो हमारे पास लाइब्रेरी पूरी इंस्टॉल हो जाती है और हम उसको जहाँ भी अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल सिंगल लाइन कोड के साथ हम लोग कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं जो कि उस पैकेज मैनेजर की कोडिंग पड़ी होती है। तो तीन काफी फेमस पैकेज मैनेजर हैं बेसिकली, एनपीएम,
और यान, ये दो पैकेज मैनेजर हैं। एनपीएक्स जो है ना वो एनपीएम के साथ ही मिल जाता है हमें, ठीक है। एनपीएक्स लेटेस्ट वर्जन है। आप ये यू कैन से कि आप एनपीएम और एनपीएक्स ये एक ही चीज़ है। एनपीएम जब आप नोड इंस्टॉल करते हैं तो एनपीएम मिल जाता है, और एनपीएम के लेटेस्ट वर्जन के साथ आपको ये देखें एनपीएम का 5.2.0 वर्जन जो है ना उसके साथ एनपीएक्स आपको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ तो आपके पास नोड के साथ ही आ जाएंगी अगर आपने यूज़ करनी है। तो पीछे रहेगा यान। यान अगर आपने यूज़ करना है एज अ पैकेज मैनेजर तो आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। एनीवे तीनों में से कोई भी यूज़ कर ले, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक ही लाइन का कोड होता है जो आपने रन करना होता है। उसके स्टार्ट पे यहाँ आप एनपीएम लगा देते हैं या यान लगा देते हैं या फिर एनपीएक्स लगा देते हैं, ठीक है। यान और एनपीएम में क्या फर्क आता है फिर, अगर दोनों सेम पैकेज मैनेजर है तो? ये दोनों पैकेज मैनेजर हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज इसको मेंटेन कर रही हैं, ठीक है। तो एनपीएम को नोड मेंटेन कर रहा है, यान की एक और कंपनी है उसको मेंटेन कर रही है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पैकेज आपको एनपीएम के ऊपर नहीं मिलता, वैसे ऐसा बहुत कम होता है, रेयर चांस होता है। दोनों के ऊपर सेम पैकेजेस आपको मिल जाते हैं। लेकिन सम टाइम कुछ लोग यान को प्रेफर करते हैं तो वो यान को यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग एनपीएम प्रेफर करते हैं एनपीएम यूज़ कर लेते हैं। हम लोग अपने कोर्स में थ्रू आउट जो है वो एनपीएम यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो रिएक्ट को जैसे हम लोगों ने स्टार्ट पे देखा कि रिएक्ट जो है वो ग्रेजुअल एडॉप्शन की ही टेक्निक के ऊपर बनी हुई है। आपको जितनी चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको एप्लीकेशन के अंदर आप रिएक्ट के साथ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उसके तीन तरीके हैं। फर्स्ट वन इज कि आप सीडीएन, ये सीडीएन यहाँ पे आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको सीडीएन के लिंक्स मिल जाएंगे। ये सिंपल सीडीएन के लिंक्स हैं, ये आप कॉपी करें अपने एचटीएमएल के पेज में डाल दें तो आप रिएक्ट स्टार्ट करना स्टार्ट कर दें, यानी कि रिएक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ सिंपल वे। अगर आपके एचटीएमएल की एप्लीकेशन है, सिंपल एप्लीकेशन है, आप उसके अंदर कुछ रिएक्ट को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड वे कि आपकी एप्लीकेशन आपने वेब पैक जो है वो पैकेज मैनेजर है, तो पैकेज मैनेजर कोई भी हो सकता है, वेब पैक भी हो सकता है, गल्फ भी हो सकता है जी। ये जब आप लोग एप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे ना तो इसका इस चीज़ का आइडिया आपको ज़रा अच्छे तरीके से हो जाएगा। आजकल ये थोड़ी आपको ज़्यादा टर्म्स फील हो रही होंगी कि हम लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, बट इट्स वेरी रेगुलर, आपको बहुत इजीली इनकी समझ आ जाएगी। अच्छा एनीवे अगर आपकी कोई भी एप्लीकेशन ऑलरेडी चल रही है और आप उसके अंदर रिएक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं और उस एप्लीकेशन के लिए आपने कोई ना कोई पैकेज मैनेजर यूज़ किया हुआ है, यूजुअली वी यूज़ वेब पैक और गल्फ, ठीक है। इस तरह के पैकेज मैनेजर हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमारी एप्लीकेशन को बंडल अप करने में हेल्प आउट करते हैं और लाइट वेट रखते हैं। तो कोई भी यूज़ किया हुआ है उसके अंदर आप एनपीएम के साथ या यान के साथ रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, ये दो पैकेजेस हैं, ये इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप रिएक्ट का पूरा बेनिफिट आप एप्लीकेशन में ले सकते हैं, यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर रिएक्ट स्टार्ट कर सकते हैं यूज़ करना। इसके अलावा तीसरा तरीका एक ये है कि आप कहते हैं कि नहीं यार मेरी जो एप्लीकेशन है ना वो है ही रिएक्ट की एप्लीकेशन, यानी कि मैंने रिएक्ट में ही सारा काम करना है व्यू का। बाकी जो मेरी रेस्ट एपीआईज है वो तो सर्वर साइड पे होंगी, मैं उसको इंटीग्रेट जरूर करूंगा ऐप में, लेकिन जो मेरी पूरी की पूरी होल ऐप है वो रिएक्ट बेस के ऊपर ही होगी, यानी कि मैं कोई और टेक्नोलॉजी उसमें मिक्स नहीं करना चाह रहा। तो ज्यादातर हम लोग थर्ड वाला यूज करते हैं, सेकंड एंड थर्ड वाला ज्यादा यूज करते हैं, उसमें से थर्ड मोस्ट कॉमन है। सेकंड वाला हम लोग कभी कभी यूज करते हैं जब हमारी बहुत बड़ी एप्लीकेशन हो और उसमें दूसरी टेक्नोलॉजीज भी हो, तो हम लोग पैकेज मैनेजर यूज करके कोई भी वेब पैक या उसके थ्रू हम लोग एप्लीकेशन कन्फिगर कर लेते हैं और उसमें ये दो पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। अदरवाइज वी मोस्टली गो फॉर क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड, यानी कि ये एक थर्ड वे है जिसके अंदर हम लोग पूरी रिएक्ट की ऐप स्टार्ट से इनिशिएट कर देते हैं और उसमें रिएक्ट में काम करते हैं, ठीक है। तो थ्रू आउट द कोर्स हम लोग यही यूज़ करेंगे और आप लोग भी आगे जब आप सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करेंगे अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप थर्ड वाली ऑप्शन यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। सर, जी जी। जो सेकंड वाले आपने वेब पैक की बात की है, अब ये जो वेब पैक होता है ये रिएक्ट रिएक्ट डॉम का होता है या फिर इसमें कोई भी लैंग्वेज बैकएंड भी इंक्लूड हो जाता है? और ये मैं समझ नहीं है इनके, फॉर या एग्जांपल कि ये जो पीएचपी का भी वेब पैक होते हैं, रेल्स की वेब पैक होती हैं, और अब ये वेब पैक उसमें इंक्लूड करते हैं चीज़ों को या किस तरह ये चलते हैं? वेब पैक एक खुद से एक टूल है, इसका नाम है वेब पैक, ये इसका लोगो है, ठीक है। इसको ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, इसको आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो और इसके अंदर आप अपनी पूरी एप्लीकेशन बिल्डअप करते हैं, ठीक है। ये देखें अगर मैं इसकी कोई पिक्चर खोल लूँ तो ये आपको थोड़ा सा आसानी से, ये हमारी सारी चीज़ें हैं जिसमें JS है, PNG हैं, ठीक है, इमेजेस हैं, सैस की फाइल्स भी हैं, HTML की फाइल्स में, डिफरेंट लैंग्वेजेस की फाइल है। जब आप उसको कंपाइल करते हैं तो वेब पैक उसको कंपाइलेशन में आपकी हेल्प आउट करता है और हर एक, यानी कि मेरे पास अगर JS की 5 फाइल्स है तो उसको एक JS की फाइल बना देगा, CSS की 6 फाइलें हैं तो उसको एक CSS की फाइल बना देगा, ठीक है। इस तरह से बंडल अप करके दे देता है आपको चीज़, ठीक है।
ठीक है। तो दैट इज वेबपैक, और यह हम मोस्ट कॉमन है, हम लोग बहुत सी एप्लीकेशन के अंदर इसको यूज करते हैं। तो अभी ये हम फ्रंट एंड पे यूज होता है, बैक एंड में यूज नहीं होता? ये फ्रंट एंड पे यूज होता है, लेकिन इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज सपोर्टेड है। जावास्क्रिप्ट के साथ तो ये बहुत फेमिलियर है, हम लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। हर तरह की एप्लीकेशन, एंगुलर की, फ्लटर की, फ्लटर तो नहीं इसके साथ मैंने यूज़ की भी, एंगुलर एप्लीकेशन और रिएक्ट एप्लीकेशन में हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो ठीक है। बट फॉर द बेसिक एप्लीकेशन हमें इस तरह की किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। जब आपकी एप्लीकेशन बहुत लार्ज स्केल पे चली जाती है, बहुत लार्ज स्केल पे, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है आपके पास, फिर आप वेब पैक वगैरह की तरफ जाते हैं। ठीक है। और कुछ लोग जिनको इसको यूज़ करने की आदत पड़ जाती है, वो स्टार्ट से इसको यूज़ कर लेते हैं, बट इट्स अ थर्ड पार्टी कंटेंट। तो आपको अगर नहीं ज़रूरत हो, इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि इसके बगैर हमारा काम चल सकता है। इट्स टोटली ऑप्शनल थिंग। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इसको ज़रूर सीखें। वैसे ये प्रोफेशनल लाइफ में आपकी काफ़ी हेल्प आउट करता है। तो इफ़ यू हैव टाइम और आपने देखने का मैंने कोई चीज़ सीखनी है, तो वेब पैक इज़ द गुड थिंग टू लर्न। चलें स्टार्ट चलिए। करते हैं। फर्स्ट रिएक्ट, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं, अभी नहीं, एंड पे पूछूंगा, अभी मेरा कोर्स कंप्लीट करने जाना। ओके, तो फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं अपनी रिएक्ट की। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में चले जाएं। उस फोल्डर में चले जाएं जहां पे आप चाहते हैं कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे पड़ी होनी चाहिए। तो मेरे लिए रिएक्ट क्लास के अंदर, बैच 5 के अंदर एप्लीकेशन होनी चाहिए मेरी। ठीक है। तो बेसिकली ये बैच 5 के अंदर हमारी एक जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन ऑलरेडी पड़ी हुई है, जिसके ऊपर हम जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। तो यहीं पे मैं चाहता हूँ एक और फोल्डर बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, वापस आऊँगा, इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, विंडोज़ के अंदर ये किस तरह से ओपन कर सकते हैं आप? विंडोज़ के अंदर अगर आपने गिट इंस्टॉल कर लिया, जो मैंने स्टार्ट में बताया था, तो आपने गिट इंस्टॉल करके यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर आ जाना, और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे ना, तो वो गिट बैश की ऑप्शन आ रही होगी, आपने उस पर क्लिक कर देना। तो इसी तरह का सेम टर्मिनल ओपन हो जाएगा इस फोल्डर के अंदर, आपको पाथ सेट नहीं करना पड़ेगा, खुद ही यहाँ पे ओपन हो जाएगा। राइट। तो अभी मैं हूँ ये बैच 5 वाले फोल्डर में। राइट। ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है बैच 5, इसका मतलब मैं बैच 5 के अंदर हूँ। सॉरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये हमारी कमांड है। ठीक है। npx हम लोग पैकेज मैनेजर यूज कर रहे हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप हमारी रिएक्ट की ऐप है, ये रिएक्ट की कंप्लीट ऐप बनाने की कमांड है। और एनपीएम क्यों नहीं यूज करें हम यहाँ पे? npm हम लोग npx यूज कर रहे हैं। ठीक है। npm लेटेस्ट के साथ हमारे पास npx आता है। तो npx जो है वो क्या करता है कि आपकी जो लाइब्रेरीज हैं, कुछ सारी लाइब्रेरीज अपने पास डाउनलोड नहीं करता, जितनी आपको चाहिए उतनी उतनी लाइब्रेरीज डाउनलोड कर लेते हैं, और बाकी कोशिश करता है कि आपके लाइव पैकेजेस यूज करें। तो इट विल क्रिएट अ लाइट वेट एप्लीकेशन, बट इट्स अप टू यू। npx के साथ कोई एरर आ रहा है तो आप npm यूज कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर। लेकिन npm के साथ जो है ना, वो कमांड थोड़ी सी चेंज हो जाती है। पता कहाँ से चलेगा? रिएक्ट की ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं, गेटिंग स्टार्टेड पे आ जाए। तो यहाँ पे आपको आ जाए, इट इज क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप, ये इन्होंने बताया हुआ। ठीक है। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप स्पेस माई ऐप, ये हम लोग करने जा रहे हैं। इफ़ यू वांट टू यूज npm, तो यहाँ पे लिखें npm क्रिएट रिएक्ट ऐप। npm की डायरेक्ट वेबसाइट पे जा रहा हूँ मैं, npmjs.com ये वेबसाइट है, यहाँ पे आके लिखते हैं रिएक्ट। ठीक है, ये रिएक्ट का पैकेज है, यहाँ से आप रिएक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये रिएक्ट डॉम का पैकेज है। ठीक है, यहाँ से आप रिएक्ट डॉम इंस्टॉल करते हैं। तो ये दोनों पैकेज आपने इंस्टॉल कर लेने हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और क्रिएट एन ऐप विद, oh sorry, create and react, ये
तो ये कमांड है npm स्पेस आई क्रिएट डैश रिएक्ट ऐप, सेम कमांड है, ठीक है। सो हम लोग npx की जगह पे आप npm लिख देंगे तो वो npm के साथ इनिशिएट करवा देगा, लेकिन npm वाला तरीका जो है ना वो थोड़ा सा ओल्ड वे है। अब ज्यादा npx को प्रेफर किया जाता है, दैट्स वाई यहाँ पे पहले रिएक्ट की ऑफिशियल साइट पे npm होता था, ठीक है, दे राइट npx। और श्योर। ये पर उन्होंने बताया भी हुआ कि 8.10 और npm 5.6 ऑनवर्ड आपकी मशीन में इंस्टॉल है, तो आप ये वाली कमांड रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओके, सो अगर किसी को इस चीज़ में कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन दूर कर लें। हम लोग सिंपली बस टर्मिनल ओपन करेंगे और npx को यूज़ करते हुए npx स्पेस क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप लिखेंगे एंड हेयर आफ्टर स्पेस वी नीड टू राइट आवर एप्लीकेशन नेम। तो फॉर दिस एप्लीकेशन हम लोग इसका नाम रख लेते हैं माई डैश रिएक्ट डैश ऐप। इसके अंदर कैपिटल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, यानी कि आप कैपिटल के साथ नाम लिखते हैं ना तो रेड समटाइम्स आपको एरर दे देता है, तो आप स्मॉल केसेस और डैशेस के साथ अपना नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लिक, हिट एंटर। ये देख लें, काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहा है, तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ पैकेज मैनेजर। हम लोगों ने सिर्फ npx पैकेज मैनेजर को बोला है कि हमारे लिए क्रिएट रिएक्ट ऐप कर दो, तो वो सारी लाइब्रेरीज उसके डिपेंडेंसीज खुद से इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये पैकेज मैनेजर का फ़ायदा। अच्छा, यहाँ पे उसने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, वो कह रहा है कि आप करो cd स्पेस माई रिएक्ट ऐप, ठीक है। और उसके अंदर आप यान स्टार्ट, क्योंकि मेरे पास यान इंस्टॉल है ना इसलिए ये यान की कमांड दे रहा है। आपके पास यान इंस्टॉल नहीं होगा तो ये कहेगा npm स्टार्ट की कमांड से आप एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। अगर हम लोग फोल्डर में जाएं, ये बैच 5 के अंदर ये मेरी एप्लीकेशन का फोल्डर आ गया माई रिएक्ट ऐप, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टर्मिनल को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, एप्लीकेशन को यहाँ से रन नहीं करना चाह रहा। मैं विजुअल स्टूडियो कोड ऑन करूंगा और यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन वाला फोल्डर ऐड करूंगा। तो फाइल ओपन और यहाँ से मैं बैच 5 और ये वाली एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के बाद ओपन। तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे पास सारे फोल्डर्स आ गए हैं उसी एप्लीकेशन के। और यहाँ पे कमांड और बैक टिक के साथ मैं टर्मिनल ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कमांड बैक टिक के साथ अपना टर्मिनल ओपन कर कमांड और दिया। बैक टिक, बैक टिक होती है जो आपकी अल्फ़ाबेट्स के ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है ना कीबोर्ड में, अल्फ़ाबेट्स के जी जी। ऊपर साइड पे, उसमें जो फर्स्ट बटन होता है ना वो उसको बोलते हैं बैक टिक। उल्टी, उल्टा कॉमा जो होता है बैक, टिल्ड तो नहीं होता? नहीं नहीं बैक टिक, बैक टिक होता है ये। ठीक है। ओके। ये देखें ये बैक टिक है। हाँ ठीक है, समझा ली। ओके, तो कंट्रोल बैक टिक करेंगे ना तो ये टर्मिनल ओपन हो जाता है। अच्छा जी, इस टर्मिनल में अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है npm स्टार्ट। मैं वहाँ पे भी लिख सकता था लेकिन क्योंकि हम लोगों ने यहीं पे एप्लीकेशन के अंदर सारा काम करना है और फ्यूचर में भी यही यूज़ करनी है, तो दैट्स वाई हम लोगों ने इस स्टेप को फॉलो किया। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप करने के बाद हम लोगों ने इसको अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ऐड कर लिया है और यहाँ पे आके क्योंकि ये वही ऐप सारी यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है, टर्मिनल ओपन करने के बाद npm स्टार्ट। तो ये इस एप्लीकेशन को जो अभी ओपन है इसको स्टार्ट कर दो। ओके, तो लोकल होस्ट पोर्ट 3000 के ऊपर यू कैन सी योर ऐप रनिंग है। तो कंग्रेचुलेशन, यू हैव क्रिएटेड योर फर्स्ट ऐप। बिल्कुल सिंपल स्टेप के साथ अपने चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। ठीक है जी, ये 3 स्टेप हैं, सिंपल 3 स्टेप के साथ आप अपनी रिएक्ट ऐप बना सकते हैं। इसमें से जो हम लोगों ने पैकेज मैनेजर यूज़ किया वो फर्स्ट वाला किया, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप स्पेस माई डैश रिएक्ट ऐप। रन कैसे करते हैं npm स्टार्ट से, वो हम लोगों ने अभी करके देख लिया। अच्छा, ये npm रन बिल्ड की एक कमांड है,
ये हम लोग सबसे एंड पे रन करते हैं, सबसे एंड पे जब हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है एंड इट इज रेडी टू अपलोड, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि npm run build की कमांड रन इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं सर्वर को जो है यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, कंट्रोल सी से स्टॉप करते हैं सर्वर को। और यहाँ पे मैं जब मैं एप्लीकेशन पे काम करके इसको खत्म कर लूंगा तो मैं कहूँगा npm run build। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा ये इस एप्लीकेशन की एक मुझे बिल्ड का फोल्डर यहाँ पे बनेगा और उसके अंदर इसकी बिल्ड बना के दे देगा। तो वो बिल्ड के अंदर जो फाइल्स हैं वो आप अपने सर्वर पे अपलोड करते हैं और वहां से आपकी एप्लीकेशन सर्व होनी शुरू हो जाती है। अब बिल्ड की कमांड करती क्या है? बिल्ड की कमांड करती है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एक तरह से ट्रांसपाइल करती है। ठीक है, कंपाइल करती है, ट्रांसपाइल करती है और आपका कोड जो है वो एक इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में कुछ फाइल्स बना के आपको दे देती है, जो फाइल्स आप अपने सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं। यानी कि वहाँ पे आपको ये वाला कोड जो है, जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे होते हैं, यहाँ पे जो JSX लिखेंगे वो आपको कोड नजर नहीं आएगा, वहाँ पे आपको सिंपल HTML और जावास्क्रिप्ट होती है और वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिएक्ट जो है वो खुद से प्रोवाइड करता है, आपने सिर्फ ये कमांड रन करनी है, आपके पास बिल्ड का फोल्डर बन जाएगा और उसको आप लोग अपलोड कर सकते हैं। सो फॉर नाउ अभी तक हमें जो है वो इस कमांड की जरूरत नहीं है, इसको रन नहीं करना भी आपने, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। लेकिन जैसे ही हम लोग एप्लीकेशन खत्म करेंगे तो फिर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, द नेक्स्ट थिंग टू लर्न इज JSX। तो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन में मैं सोर्स फोल्डर में आया हूँ और मैंने app.js की फाइल ओपन की है। ठीक है, app.js की फाइल, और यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ npm स्टार्ट से, ताकि मेरी एप्लीकेशन चलती रहे। ठीक है जी, एप्लीकेशन अप एंड रनिंग। अच्छा, ये जो आप app.js के अंदर कोड देख रहे हैं ना, इट्स द JSX। इसमें क्या होता है JSX में? इसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट और HTML एक साथ लिख सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग HTML अलग से लिखते हैं और जावास्क्रिप्ट, अभी तक जो हम लोग ने जावास्क्रिप्ट देखे पीछे पड़ी है, वो हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, प्योर जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर हम लोग HTML नहीं लिख सकते। लेकिन JSX एक इतनी कमाल की चीज़ है कि वो हमें अलाउ करता है कि आप JS की फाइल के अंदर, जिसकी एक्सटेंशन JS है, जैसे ये ऐप डॉट JS है, JS की फाइल है, इसके अंदर ही ये देखिए HTML लिखी हुई है, हेडर पैराग्राफ का टैग लिखा हुआ है ना। तो ये JSX है जो हमें अलाउ कर रही है कि हम लोग यहाँ पे HTML यूज कर सकें। ये बड़ा मजे का सिंटैक्स है। थ्रू आउट द एप्लीकेशन हम लोग, थ्रू आउट द कोर्स, यहाँ से लेकर टुडे ऑनवर्ड लास्ट क्लास तक हम लोग JSX यूज कर रहे होंगे, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि JSX क्या है और किस तरह से हमारी हेल्प आउट करती है। तो सबसे पहले JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML कंसीडर दिस वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये हमारे पास एक वेरिएबल है, कॉन्स्ट एलिमेंट के नाम से एक वेरिएबल लिया है। इसके अंदर देखें यूजुअली क्या होता है कि एक वेरिएबल के अंदर आप यहाँ तो स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, हमें डाटा टाइप्स पता है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव डाटा टाइप में से ये कोई डाटा टाइप नहीं है जो आपको नजर आ रही है, ये तो जावास्क्रिप्ट की हेडिंग है, ये तो सॉरी HTML की हेडिंग है। तो JSX आपको अलाउ करता है कि आप अपने किसी भी वेरिएबल में कोई भी एक एलिमेंट HTML का स्टोर कर सकते हैं, आप डिव स्टोर कर सकते हैं, उस डिव के अंदर फिर फर्दर चाइल्ड भी रख सकते हैं, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज JSX। और भी साथ साथ इसके हम लोग कुछ बेनिफिट्स देखते रहेंगे। ओके, वाई JSX? तो JSX जो है बेसिकली मैंडेटरी नहीं है, रिएक्ट नहीं कहता कि आप JSX ही यूज करो, बट इतनी पावरफुल चीज है कि हम लोग इसको यूज करने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, ये हमें इतनी पावरफुल फीचर देती है। बेसिकली होता है क्या है कि हम लोग अपनी अगर JSX यूज नहीं करते, HTML अलग से लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट अलग से लिखते हैं, तो फिर उन दोनों के साथ हम लोग प्ले कर रहे होते हैं। हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ HTML को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो काफी मुश्किल काम हो जाता है। JSX कहता है यार एक ही जगह पे लिखो, जहाँ जो आपने काम करना है वो एक साथ ही कर लो, तो बड़ा क्विकली और इजी इजी वे में काम हो जाता है हमारा। JSX में देखें तो हम लोग इस तरह से वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे ये वेरिएबल लिया हुआ है कॉन्स्ट नेम, उसके अंदर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, एलिमेंट के अंदर आप इस वेरिएबल को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, सिंगल ये इस तरह से कर्ली ब्रेसेस के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये ऐप के अंदर जो ये मेरा हेडर वाला कोड है ये मैं सारा खत्म कर देता हूँ। इसी तरह ये जो लोगो इंपोर्ट हुआ हुआ है इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है।
यहाँ पे एक चीज मिस है, आई डोंट नो व्हाई, बट वी हैव टू हैव इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, सो ये हेडर मैं यहाँ से खत्म करने लगा। यहाँ पे हम लोग कुछ भी कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे वहां पे लिया हुआ था हमने कॉन्स्ट नेम इक्वल्स, ठीक है, ये मेरा सिंपल जावास्क्रिप्ट वाला वेरिएबल हो गया। और इसी तरह से अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, क्या क्या लिया हुआ था हम लोगों ने, एलिमेंट के नाम से लिया हुआ था, तो एलिमेंट के नाम से ले लेते हैं। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि HTML लिखेंगे और HTML के अंदर हम अपना वेरिएबल कॉल करेंगे। तो ये मेरा आ गया टैग HTML का H1 टैग, जो कि हेडिंग 1 क्रिएट करता है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो, और यहाँ पे मैं वेरिएबल डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम पैरेंथेसिस के साथ। तो JSX के अंदर एक चीज आपने याद रखनी है, जहां पे भी हमें जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मैं HTML लिख रहा हूँ, HTML लिखते लिखते मुझे जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ी, तो सिंपली मैं कर्ली ब्रेसिस दो डालूंगा और उसके दरमियान में मैं कुछ भी जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, कुछ भी, वट एवर, ठीक है। मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्लास कॉल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे वेरिएबल्स बना सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी जो भी मैं वैलिड जावास्क्रिप्ट है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने HTML और जावास्क्रिप्ट मिक्स करके रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे मैं इसको रिटर्न करवा रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवा देते हैं सिंपली ये वाला एलिमेंट। तो ये देखें, ये डिव क्लास नेम ऐप लिखा हुआ है, ये एक सिंपल डिव है HTML का, ये डिव है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं अपना ये वाला वेरिएबल कॉल करने लगा। तो वेरिएबल कॉल करना था, तो मैंने क्या किया, दो कर्ली ब्रेसेस ली और उसके दरमियान मैंने अपना वेरिएबल का नाम डाल दिया, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा आ गया, हेलो जॉन पार्कर, दिस वन, हेलो, और ये नेम इसने यहाँ से उठा लिया। इसमें क्लास नेम ऐप क्यों लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? क्लास नेम ऐप क्यों लिखा हुआ है? अच्छा, इसमें मैं आता हूँ, अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ इसको, चले अभी कर देता हूँ। बेसिकली जब हम लोग HTML के अंदर काम करते हैं तो हम लोग क्लास का वर्ड यूज करते हैं, ये इतना क्लास, ठीक है। तो हम लोग क्लास अपनी HTML को कोई भी क्लास दे सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हैं। उसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने क्या किया होता है, अपनी CSS फाइल के अंदर जिस तरह से डॉट ऐप डॉट वट एवर जो भी हमने क्लास दी है उसकी CSS लिखी होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लास जो है ना, इट्स अ कीवर्ड, क्लास इज अ कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, जिसके साथ हम लोग क्लास इनिशिएट करते हैं। तो उसको इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे, इसलिए यहाँ पे जब हम लोग HTML को क्लास लगाते हैं ना, तो हम लोग क्लास नेम कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज बाकी सारे एट्रीब्यूट बिल्कुल सेम है, यहाँ पे एक एक आधा एट्रीब्यूट सिर्फ आपको चेंज मिलेगा इस साथ, जो जिसका ठीक कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। और इसमें जो ऐप लिखा है वो क्या चीज़ है? वो तो एक क्लास है, आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी क्लास है, ठीक है। ये वो आप नीचे भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप की हुई ना, और अच्छा, नहीं नहीं, फंक्शन वो भी ऐप उसका का उसका है। इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसका इसके साथ ताल्लुक है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इसके साथ नहीं है, ये क्लास नेम है, यहाँ पे XYZ कुछ भी लिख सकता हूँ, इट्स फॉर CSS पर्पस। और ये वाला जो फंक्शन है ना, ये मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया हुआ है। तो ये जो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ा था हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये वो है, ये मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा हुआ है, ऐप। और ये मैंने फंक्शन यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया ताकि मैं इस फंक्शन को किसी भी जगह पे इंपोर्ट कर सकूं। तो इंपोर्ट कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे index.js के अंदर ये मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप, और इसको मैंने इस तरह से HTML टैग की तरह यूज कर लिया। वैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर जावास्क्रिप्ट में हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट की तरह इसको यूज कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन JSX हमें अलाउ करता है कि हम लोग जब जो चीज़ हम लोगों ने किसी जगह से एक्सपोर्ट की हुई है उसको हम लोग इस तरह से इंपोर्ट कर लें टॉप पे, और HTML टैग की तरह उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। तो एनीवे मीन्स के वो JSX में यानी कि हमने क्लास कोई भी डिफाइन करनी है तो हम क्लास ऐप के थ्रू वो डिफाइन कर सकते हैं, और अगर आईडी वगैरह हमने असाइन करनी हो
हाँ, तो आईडी यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं आप इस तरह से, जैसे यहाँ पे आपने क्लास लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप आईडी लिख दें, ठीक है। और आईडी के अंदर ओके आप एक्स वाई कोई भी आईडी दे सकते हैं, करेक्ट। ओके ठीक है, ये जो HTML है इट्स अ सेपरेट सेपरेट थिंग, और ये जो इसका नाम है ना, ये ऐप इन्होंने रखा हुआ है, इट्स अ सेपरेट थिंग, ठीक है। ये फंक्शन है हमारा, इसकी जगह पे क्लास भी हो सकती है, फंक्शन भी हो सकता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखेंगे कि फंक्शन कब बनाते हैं, क्लास कब बनाते हैं, कंपोनेंट किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। बट फॉर नाउ हम लोगों ने अभी क्या किया है, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स लिए हैं, और देखो वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने HTML और जावास्क्रिप्ट मिक्स करके लिख दिया है, जो कि हमें जावा JSX अलाउ कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कर्ली ब्रेसेस डालते हैं और उसके अंदर वेरिएबल का नाम कॉल कर लेते हैं, वो वेरिएबल कॉल हो जाता है। यहाँ पे मैं फंक्शन को लिख के फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, इट्स अप टू मी। इसी तरह से ये देखें, ये डिव, ये मेरी सिंपल HTML चल रही थी, यहाँ पे चलते चलते मैंने क्या किया, डिव के अंदर HTML कंटेंट डालने की बजाय मैंने कर्ली ब्रेसेस डाल के अपना कोई वेरिएबल कॉल कर लिया, ठीक है। तो ये सारी JSX है जो हमें ये सारी चीजें अलाउ कर रही है। इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ये एक फंक्शन है फॉर्मेट नेम का, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये इस ऑब्जेक्ट में से यूजर डॉट फर्स्ट नेम यूजर डॉट लास्ट नेम लेके इनको कंकैटिनेट कर रहा है, ठीक है। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ये मुझे फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम रिटर्न कर देगा, राइट। तो ये मुझे हार्पर प्रेस रिटर्न करेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि हेलो के आगे ये जो मैंने वेरिएबल कॉल किया है, इसकी जगह पे मैं ये फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ, जो मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, तो सिंपली फंक्शन कॉल कर लिया। तो अब क्या होगा कि ये जो नेम है ये मुझे फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा, और वो फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे फंक्शन कॉल कर सकते हैं, वेरिएबल कॉल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। कोई भी चीज़, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक वैलिड जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। सर आई हैव अ क्विक मेरा क्वेश्चन के जी जी, श्योर। जो हम रिटर्न कर रहे हैं उसमें हम HTML या टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जो हम रिटर्न में हम अपने एलिमेंट्स को, या जिस तरह हमने एलिमेंट को कॉल किया ये जो वेरिएबल को। ये जो हम लोग रिटर्न में कर रहे हैं ना, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई एक पेरेंट जो है ना हमारा हो सकता है, एक से ज्यादा पेरेंट नहीं हो सकते, यानी कि सिबलिंग्स नहीं हो सकते यहाँ पे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दो डिव एक साथ रिटर्न कर दूं, ठीक है। मैं कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ, लेकिन यूजुअली हम जो भी चीज़ रिटर्न करते हैं वो HTML के अंदर रैप करके रिटर्न करते हैं, ताकि हम उसको अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकें। तो मैं डिव के साथ रिटर्न कर सकता हूँ, स्पैन के साथ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता कि दो चीज़ें एक साथ रिटर्न कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि एक डिव ये वाला भी रिटर्न कर दो और ये वाला डिव भी रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये देखें, इसने एरर थ्रो करना शुरू कर दिया। तो मैं यहाँ से एक डिव खत्म कर देता हूँ। अब ये मेरा एक ही डिव है, इसके अंदर मैं चाइल्ड ले सकता हूँ जितने मर्जी। यहाँ पे मैं अपना हेडर बना लूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अपना फुटर बना लूँ, यहाँ पे मैं अपना कंटेंट डाल दूँ, वट एवर। उसको इस बात से कोई पर्पज नहीं है। तो एट द एंड जो रिटर्न करते हुए उसके पास एक ही चीज़ होनी चाहिए रिटर्न करते हुए। इसके सेम लेवल के ऊपर आप कोई भी चीज़, यहाँ पे मैं हेडिंग रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है। देखें एरर थ्रो, कुछ भी रिटर्न करना शुरू करूंगा इसके अलावा तो ये मुझे एरर थ्रो करना शुरू कर देगा, ठीक है।